केमिस्ट्री के बेसिक्स में वीक था और है, और वो चाहता है कि वो अच्छे हो जाए, तो दैट स्टफ वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आपको बताया अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स को डिफाइन किया और फिर कहा कि उसे सिंबल्स की मदद से लिखा जाता है। तो अब वो जो सिंबल हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए हमने उनके नामों की शॉर्ट फॉर्म बनाई है, मगर इस तरह कि किसी में हमने इंग्लिश नेम लिया है और किसी में हमने लैटिन नेम लिया है। तो अब वो जो इंग्लिश और लैटिन नेम से बनने वाले सिंबल थे, किसी में सिंगल लेटर था और किसी में डबल लेटर, वो पूरी एक लिस्ट मैंने बताई। इसमें मुझे खास तौर पर कंसर्न आर्टिफिशियल, तो उन सब के स्पेल्स और नाम थोड़ी हमें याद करने हैं, और मेजॉरिटी इंग्लिश नेम से ही है और मेजॉरिटी इंग्लिश नेम के डबल लेटर से। तो सारी एग्जाम्पल नहीं, उनकी कुछ एग्जाम्पल्स कराई थी। अलबत्ता जो सबसे पार्ट था उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्पल्स को कवर किया जिनसे हमारा पाला पड़ सकता है। वो था जब नेम लैटिन हो, सिंबल जो है वो उसके लैटिन नेम से लिया जाए और वो सिंगल लेटर या डबल लेटर हो, तो वो कुछ ऐसे नाम हैं कि हम उनको इंग्लिश नेम से याद रखते हैं, सिंबल उनका लैटिन नेम से लिया गया है। तो अमूमन ये होता है कि बच्चों का उन सिंबल्स में कंफ्यूजन होता है। यानी बहुत सारे बच्चे आयरन को एफ ई लिखते हुए हेजिटेट करते हैं, उनको याद नहीं रहता कि आयरन का एफ ई है या लेड का पी बी है या सिल्वर का ए जी है। तो ये वो नाम थे जिनके लिए ज़रूरत इस बात की थी कि आपको एक बात बता दिया जाए। फिर मैंने कहा कंपाउंड, जो एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं और मिक्सचर एलिमेंट के फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इस केमिकल और फिजिकल कॉम्बिनेशन की भी आपसे बात की थी और आपको समझाया था कि जब दो एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज खत्म करके नई प्रॉपर्टीज वाला नया सब्सटेंस बना देते हैं। इट मींस कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है, कंपाउंड में उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। मिक्सचर अलबत्ता जब किसी चीज से मिलकर बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है। तो मिक्सचर में फिजिकल कॉम्बिनेशन है और कंपाउंड में केमिकल। मगर हमारे लिए फिर इसके बाद सबसे अहम बात ये थी कि हम कंपाउंड्स को कैसे लिखते हैं। जब एलिमेंट्स को सिंबल्स की मदद से लिखते हैं तो कंपाउंड्स को सिंबल्स के कलेक्शन से लिखते हैं, क्योंकि उसमें जितने एलिमेंट होते हैं सबका सिंबल डाल देते हैं, तो वो कहलाता है फॉर्मूला। द लास्ट थिंग जो हमने आपसे कही थी वो थी फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कहें या सिर्फ फॉर्मूला कहें, और हमने कहा था ये है सिंबॉलिक representation of compound। जी असद रहमान साहब क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम सलाम। आपकी आवाज कट रही है बेटा। जी बोलिए। ओके, तो अब ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले के लिए हम
एग्जाम्पल एक पहले भी दी थी, तो अब उसी देने मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं वाटर, उसका फॉर्मूला लिखते हैं H2O। तो अब आपको आप में से हर एक को इस बात को समझना है कि व्हेन आई राइट वाटर, तो ये तो उसका नाम हो गया, जैसे एलिमेंट्स का एक नाम होता है और एक उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, तो ये कंपाउंड्स की शॉर्ट फॉर्म। इसमें जो हमने लिखा है H2O, तो इससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है? इससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है ये कि वाटर इज अ कंपाउंड of hydrogen and oxygen, element नजर H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये नजर आ रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में किस रेशो से मिले हैं। H2O का मतलब है कि इन अ कंपाउंड ऑफ वाटर देयर इज 2:1 रेशो of atoms between hydrogen and oxygen. So 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen, ये है 3 एटम्स का ग्रुप। और हमने आपसे कहा, ये भी है फिर बता दें, ग्रुप ऑफ एटम्स, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में कहा था ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाएं तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सो अब आप कह सकते हैं कि H2O कंपाउंड है, और H2O के कंपाउंड, जैसे एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स में किसका कितना कितना हिस्सा है, फॉर्मूले ने सब कुछ बता दिया। तो वाटर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, और वाटर के अंदर इन दोनों ने जो ग्रुप्स बनाए हैं वो 3-3 के ग्रुप्स बनाए हैं, और हर ग्रुप में 2 हाइड्रोजन है और एक है। वो एटम्स ऑक्सीजन ग्रुप्स में उन्होंने 3-3 के ग्रुप्स बनाए हुए, और हर ग्रुप में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इस तरह से है। सो द फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सेम थिंग। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो एक कंपाउंड है, उसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब आप बता सकते हैं कि ये कंपाउंड है किसका? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें 3 एलिमेंट है। अच्छा, एटम आपस में मिलकर जो ग्रुप बना रहे हैं कंपाउंड का, यानी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो आपको क्या बता रहा है? इन ईच मॉलिक्यूल या इन ईच ग्रुप हाउ मेनी कार्बन, 6 एटम्स of hydrogen and 6 atoms of oxygen, टोटल 24 एटम्स का ग्रुप है। तो इस तरह देखा जाए तो ग्लूकोज के कंपाउंड में जरा बड़े बड़े मॉलिक्यूल है भाई। तो वाटर में तो सिर्फ 3-3 एटम्स ने ग्रुप बना लिया था, यहाँ 24 एटम्स का एक ग्रुप है, और उसमें कंपोजिशन क्या है कि इन एवरी 24 एटम्स ग्रुप देयर आर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। तो हर कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो ग्रुप्स बनते हैं एटम्स के, वो एक जैसे ही बनते हैं, यानी थ्रू आउट द ग्लूकोज यू वुड हैव 24 एटम्स ग्रुप ईच, एंड एवरीवन कंटेन्स 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। तो अब ये की मीनिंग हमें चाहिए। अब इससे हम बहुत सारा, पूरी केमिस्ट्री इसी पर बेस करती है, बहुत काम लेना है। तो इस वक्त जो पहला काम हमें इससे लेना है जिसका ताल्लुक हमारे करंट टॉपिक से, अब डायरेक्टली करते हैं यू द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड द करेक्ट ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। बहुत यूं समझिए, केमिस्ट्री के लेक्चर में इस्तेमाल हो रहे होंगे, इसके बगैर तो केमिस्ट्री चलेगी नहीं। फॉर्मूला लेक्चर में इस्तेमाल हो रहा है तो केमिस्ट्री चलेगी नहीं। और इसके जो ये बातें जो अभी मैंने कही है, हर दफा हमें करनी पड़ेंगी। ये तो रोजाना वाली बातें हैं जो हमें रोजाना करनी पड़ेंगी। तो इसलिए जरूरी था कि अगर किसी के जहन में जरा सी भी कंफ्यूजन है तो वो दूर की जाए। तो आइए, अब हमारी अगली बात क्या आ रही है इस सिलसिले में, वो आ रही है मास। तो अब एटॉमिक मास
इसका मतलब तो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब है जनाब मास ऑफ एटम। तो अब हम बात ये करना चाहते हैं कि ओके, एवरी एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम्स विच आर वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये एटम्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं और हर एलिमेंट इन्हीं से मिलके बना है। फिर हर कंपाउंड में भी यही एलिमेंट, अभी सुन लिया, इन्हीं के एटम्स होते हैं। तो एटम्स की एक खूबी ये है कि हर एलिमेंट का एटम तकरीबन तकरीबन मास के लिहाज से दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक एटॉमिक मास। अच्छा, अब मसला ये है कि जब भी आप मास यूज करें तो मास का एक यूनिट होना चाहिए, और वो यूनिट क्या होता है जी? वो ग्राम होता है, किलोग्राम होता है ना यूनिट। ये मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, एक चीज को एक यूनिट में नोट करें ना, ये इतने सारे यूनिट क्यों होते हैं? अब मास को ग्राम में भी नोट करते हैं, किलोग्राम में भी करते हैं, मिलीग्राम में भी करते हैं, और टाइम एक है, उसके पता नहीं कितने यूनिट हैं, वो सेकंड भी है, मिनट भी है, आवर्स भी है, डेज भी है, मंथ भी है, वीक्स भी है, ईयर्स भी है, सेंचुरीज भी है। तो ये इतने सारे यूनिट एक ही टाइम के लिए एक यूनिट बनाओ ना, बच्चों को कितनी परेशानी होती है। तो जवाब इसका सबसे अच्छा हम टाइम के यूनिट से ही दे सकते हैं कि ये एक ऐसा यूनिट है जिसका इस्तेमाल पढ़े लिखों को तो क्या आता होगा, हर जाहिल से जाहिल आदमी को भी आता है। टाइम वाला, आप किसी भी ऐसे शख्स से जिसको आपको यकीन हो कि ये ज़रा भी पढ़ा लिखा नहीं है, फर्ज कर लें गली का चौकीदार है, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, आप उससे कहें बाबा आपकी उम्र क्या है, तो वह आपको बताएगा कि मैं 50 साल का हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो अब उसने टाइम का यूनिट क्या यूज़ किया? साल। अब देखा ना, 50 साल का हूँ, 52 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, वॉट एवर। उनका अच्छा, तुम कितनी देर तक रात को ड्यूटी देते हो? तो अब जवाब पता है क्या होगा? पूरे 10 घंटे ड्यूटी देते हो। अब यूनिट क्या हो गया? घंटे। यानी उसने फौरन ही यूनिट चेंज कर दिया, ये देखते हुए कि अब आप जो टाइम पूछ रहे हैं ना, उसको उसको साल में तो नहीं बता सकता वो। भाई पूरी रात में जो ड्यूटी दे रहा है वो ये थोड़ी हो सकता है कि पूरी रात में 1 साल की ड्यूटी देता हूँ। अब उसने देखा कि जो मेरा टाइम है ना, उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट यूनिट है घंटे, 10 घंटे। छोटे बच्चे से पूछ लें, कोई बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है, उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन ही यही होता है, तुम्हारी एज क्या है? वो बता देगा फौरन, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है ना। और अब आप उससे पूछें स्कूल कितनी देर के लिए जाते हो? 4 आवर्स के लिए। देखिए, यूनिट फौरन चेंज हो जाता है। ये एक सेंस आपको भी किसी ने नहीं सिखाया। हम यूनिट चूंकि अपनी लाइफ में ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हमें ये सेंस आ गया कि जब कोई हमसे कोई अपनी हमारी एज पूछेगा तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि साइंस ने पढ़ाया था ऐसा यूनिट ऑफ टाइम सेकंड है, तो आप अपनी एज को सेकंड में कैलकुलेट करके बता रहे हो। जिसको भी बताएंगे ना, चाहे पढ़ा लिखा माहौल हो या वो हंसेंगे हम पर, पागल लगेंगे हम। तो जब आप टाइम बताते हैं किसी को भी, तो अनटिल एंड अनलेस कोई साइंटिफिक रिक्वायरमेंट ना हो, जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो हम कहते हैं ना सबकी यूनिट एक ही स्टैंडर्ड की हो, वो और बात है। अदरवाइज अपनी डेली लाइफ का रूल ये है कि जब हम किसी चीज़ की वैल्यू बताते हैं तो वैल्यू को देखकर यूनिट पिक करते हैं। अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो बड़ा यूनिट, छोटी वैल्यू है तो छोटा यूनिट। और ये सबसे अच्छी मिसाल टाइम पर लगती है। किसी को अपनी एज बतानी हो तो वो ईयर्स में बताएगा। किसी को ये बताना हो कि वो रोजाना कितने घंटे ऑफिस जाता है, कितने कितने टाइम के लिए ऑफिस जाता है, तो जाहिर सी बात है ऑफिस जाने के टाइम अमूमन 8-10 घंटे ही होते हैं ना, तो आवर्स प्रॉपर उसका यूनिट है। आप उस टाइम को किसी और यूनिट में बताएंगे तो बड़ा ऑड लगेगा। मिनट्स में बता रहे हैं आप बता रहे हैं मैं 10 घंटे काम करता हूँ, उसकी जगह आपने कह दिया 600 मिनट्स, इट लुक्स लिटिल ऑड। हालांकि गलत नहीं है, बात तो सही है, लेकिन लिटिल ऑड। तो ये जो चॉइस है ना यूनिट्स की, ये इस हिसाब से होती है कि आप कितनी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। सारी बात मैंने इसलिए कही कि अब जब आप एटम के लिए मास का यूनिट बनाएंगे तो ये ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये बहुत बड़े यूनिट्स हैं। एटम बहुत छोटा है, तो ये बड़ा अजीब लगेगा कि हम इतनी छोटी चीज के लिए इतना बड़ा यूनिट यूज करें। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने को किसी ने कहा कि सर ने जो है आज 30 मिनट्स की क्लास ली थी, 30 मिनट्स को ईयर्स में चेंज कर दें। अब कर तो मैं दूंगा, मुझे मेथड आता है कि किस तरह मिनट्स को आवर्स में चेंज करते हैं, फिर आवर्स को डेज में, डेज को
ईयर्स में भी कर दो, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो कितनी छोटी आ जाएगी। अब 30 मिनट्स में कितने साल में 0.000 कुछ आ रही होगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम बड़ा यूनिट क्यों यूज करें, हम छोटे यूनिट यूज करें। तो हम एटॉमिक मास के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाते हैं, बहुत छोटा था, ताकि उससे एटम के मास को नोट किया जाए। उसको नाम भी आपने सुना होगा, उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। और नहीं भी सुना तो नाम ही इतना अच्छा रखा हुआ है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटम का एटॉमिक मास कहलाता है मास ऑफ एटम मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की शॉर्ट फॉर्म कहलाती है AMU। तो इसका मतलब है हमने तमाम एलिमेंट्स के एटम का मास निकाला है एक दूसरे से कंपेयर करके, और उसका यूनिट रखा है AMU। कैसे निकाला है? जब एटम इतने छोटे हैं, नजर भी नहीं आते, तो आपने उनके मास कैसे निकाल लिए? ये बड़ा अच्छा सवाल जो दिमाग में आता है, और इसका जवाब भी आपको मिलेगा लेकिन थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि जिस टेक्निक से हमने एटॉमिक मास निकाला है वो अभी हमने नहीं पढ़ी। हम उसकी थ्योरी और काम पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा ना। तो बस अब ये थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है कि जिस चीज को हम इस्तेमाल पहले कर रहे हैं एटॉमिक मास को, लेकिन उसके निकालने का तरीका थोड़े अरसे के बाद हमें पता चलेगा। और ये एब्सोल्युटली कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, जाहिर सी बात है कि हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो हम ये ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, बल्कि हम क्या शेयर करेंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है कि हाउ वी कैलकुलेट दी मास ऑफ एटम, कुछ हम बताएंगे इस साल। और अगले साल ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में बनता है, जिसमें बहुत तफसील के साथ आपसे शेयर किया जाएगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन सारी बातें जब वो शेयर की जाएगी तब आपको खुद एहसास आएगा कि इस एक्सपेरिमेंट को, इस लॉजिक को पढ़ने समझने से पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री और साइंस जरूरी थी, इसलिए इसे बाद में रख दिया। तो अभी फिलहाल हम इन एटॉमिक मासेस को आपसे शेयर कर रहे हैं। हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास है, जिसका यूनिट होगा AMU, जो उसके एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा। और ये मासेस हमारी केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में चूंकि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें ये शुरू में पढ़ाना पड़ता है। अब से लेकर हमारे फर्स्ट ईयर के एंड तक जो टॉपिक हम पढ़ेंगे और जो न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसमें लाजमी तौर पर एटॉमिक मास की हेल्प आएगी। हर न्यूमेरिकल में इसकी हेल्प आई। ये नहीं है कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आ रहा है, ये अब थ्रू आउट पूरी केमिस्ट्री में हमें इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इसलिए ये बड़ी आसान चीज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा भाई, अब एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे छोटा एटम मास के लिहाज हाइड्रोजन का है, और उसी से समझ लीजिए कि ये यूनिट भी हमने बनाया है, क्योंकि उसका मास है 1 AMU। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, उसको हमने 1 माना है। अब जिसका मास हाइड्रोजन से डबल है वो 2 AMU हो गया, जिसका मास ट्रिपल है वो 3 AMU हो गया, जिसका मास 4 टाइम्स है वो 4 AMU हो गया। ऐसे चल रहा है हिसाब किताब। तो हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड लिया था फॉर एटॉमिक मास यूनिट, और उसके बाद चूंकि हाइड्रोजन से थोड़ी एक्यूरेसी में मसला आ रहा था तो कार्बन को ले लिया था। लेकिन ये सारी स्टोरी फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन AMU है, कार्बन 12 AMU है। सबके नहीं लिखा रहा हूँ मैं, आपको सिलेक्टेड 15-16 एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास लिखवा रहा हूँ कि एहतियातन आपको अगर एटॉमिक मास याद रखने हैं तो इन 15-16 के रखिए। अच्छा, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको ये याद हो, इससे दो मुझे फायदे होंगे। ये ठीक है कि हम आपको हरगिज भी ये नहीं कहते कि अगर एलिमेंट्स की तादाद 92 है तो आपको सबके नाम और सिंबल्स आ जाएं, नहीं, ये नहीं कहते। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप इतने लापरवाह हो जाएं कि आपको जरा से भी ना आते हो। तो जो एलिमेंट्स बहुत कॉमनली हम इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट दी केमिस्ट्री, उनके नाम और सिंबल्स आने चाहिए, जिनमें से कुछ की एग्जांपल्स हमने सिंबल्स का टॉपिक पढ़ाते वक्त दे दी थी, दूसरे अब यहाँ आ जाएंगे कि कम से कम इन एलिमेंट्स के को चूंकि हम बार बार यूज करेंगे तो इनके नाम और सिंबल्स भी आने चाहिए और इनका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। एग्जाम में हम 99% श्योर हैं कि जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है वहां आपको एटॉमिक मास गिवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन हुआ है। लेकिन हमारा कराची बोर्ड जो है वो इस मामले में थोड़ा सा मशकूक भी है कि उनकी अप्रोच ये कहती है कि अगर हमारे सवाल में
ऐसे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यूज हुए हैं जो थोड़े से अनयूजुअल और अनकॉमन है, तो डेफिनेटली वो आपको गिवन दिए जाएंगे। लेकिन वो एलिमेंट जो बहुत कॉमनली पूरे साल आप केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते रहे हैं, अगर हम उनका एटॉमिक मास आपको ना भी दें तो वो आपको आना चाहिए। सो यानी कि वो भी ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको कॉमन और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास ज़रूर आने चाहिए, और मैं वही लिस्ट आपको लिखा रहा हूँ। तो ये हम इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे कि स्पेशली याद नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही याद हो जाएंगे। शुरू शुरू में आप इस लिस्ट से देख देख कर इन्हें यूज़ करेंगे और फिर आपको ये पक्के पक्के याद हो जाएंगे और हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ये बड़े सिलेक्टेड और कॉमन वाले लिख रहा हूँ, सब नहीं लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, phosphorus 31, sulfur 32, chlorine 35.5, potassium 39, calcium 56, calcium 40, iron 56, copper 63.5. So there are 16 अगर आप गिन लें तो, जो बहुत ही कॉमन एलिमेंट है और हम भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इनको इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये खुद कोई चीज़ नहीं है, ये तो मैंने आपसे कहा अंडर दी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या करने के लिए गिवन होगा, इसका कुछ काम है, इसका मतलब है। और हम ये उम्मीद रखते हैं 99% की गिवन होगा, लेकिन जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि बाज़ औक़ात नहीं भी दिए जाते, इसलिए एहतियातन ऐसा ना हो ना सवाल ज़ाया हो जाए। तो ये लिस्ट हमें ज़रूर याद हो, और हम जब तक आपकी प्रैक्टिस करा रहे होंगे हम बताते रहेंगे। ज़रूरी लिस्ट है आखिर एटॉमिक मास का, इसकी हम निकालते हैं मॉलिक्यूल। अभी भी बात हुआ भी कि मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम जो एटम्स के दो या दो से ज्यादा एटम्स के मिलने बनता है। तो एटम्स की एटॉमिक मास आपको पता है, उनके मिलने से जब मॉलिक्यूल बनेगा तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कौन से एटम और कितने एटम से मिलकर ये ग्रुप बनाया है। तो सबके एटॉमिक मास जमा कर देंगे तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास भी एएमयू में ही नोट करते हैं, क्योंकि ये भी एटॉमिक मास की मदद से निकाला जाता है, और इसकी डेफिनेशन है सम ऑफ एटॉमिक masses of all sum of atomic masses of all atoms present in molecules। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उन सब के एटॉमिक मासेस को जमा कर दें तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा उसमें कितने एटम है और कौन से एटम है, इसके लिए ही तो फॉर्मूला बनाया था। हमें हर कंपाउंड का फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड के हर मॉलिक्यूल में कितने एटम है और कौन से एटम है। हम उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। तो काम बड़ा आसान है, सिंपल एडिशन है, लेकिन हम देखेंगे कि जब इसकी तफसीलात में जाएंगे तो बहरहाल अगर ज़रा सी भी लापरवाही की जाए तो इतने आसान काम में भी गलती हो जाती है। और चूंकि ये हर न्यूमेरिकल का यूँ समझ लीजिए, जैसे आपने अभी बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स किए थे, चार्ल्स लॉ के किए थे, तो डेटा में आप यूनिट की सेटिंग कर देते थे कि यूनिट जिनके जो बनाने हैं बना लें, तो उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू होता था। अगर फर्स्ट कर लें आपने यूनिट में गलती कर दी, फर्स्ट कर लें आपको टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना था, आप भूल गए
तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे का सारा न्यूमेरिकल गलत होगा, कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। सेम इसी तरह हम डेटा में ही एटम के मास से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। अगर किसी बच्चे का मॉलिक्यूलर मास गलत निकला, जल्दी में उसने गलती कर दी, तो आगे का सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तो है मगर बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है कि सारा न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ। हाउ कैन आई कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मासेस एंड द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो मैंने आपके सामने कंपाउंड दिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और आपसे कहा कि निकालिए जी इसका मॉलिक्यूलर मास। तो जो तरीका मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ख़ास तौर पर उसका मकसद ये है कि जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको समझ आता है और आप इसे किसी शॉर्टकट तरीके से और जल्दी कर लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट योर आंसर इज़ नॉट रॉन्ग, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। यानी मेथड आप अपना भी अपना सकते हैं, मेथड ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ज़रा गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। वो क्या है, जैसे ही आप फॉर्मूला देखें तो आप लिस्ट डाउन कर दीजिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है और तीनों का कि कितने कितने एटम है। कैल्शियम का एक एटम है, जाहिर बात है जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा उसका मतलब वो एक है। कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ है इसलिए ऑक्सीजन 3 है। अब इन सब की तादाद को इनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें। कैल्शियम का एटॉमिक मास फौरन हमने पीछे देखा, हमें नजर आ रहा है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। ये तीनों हमें नजर आ रहे हैं तो हमने इन्हें यहाँ इस्तेमाल कर लेना है। कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16। तो अब कैल्शियम का एक एटम है, इसका मतलब कैल्शियम का कंट्रीब्यूशन 40, कार्बन का एक एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 12, ऑक्सीजन के 3 एटम है और हर एटम का मास 16 होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन है 48। अब ये तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 100 AMU। दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। अब चूंकि ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, 3 ही तो इसमें एलिमेंट थे और एटम भी थोड़े थोड़े से थे, तो हर बच्चे के दिमाग में ये आएगा जिसकी कैलकुलेशन और मैथ्स स्किल थोड़ी बेहतर है कि अगर मैं ऐसे लिखने के बजाय कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले से ही हिसाब लगा लूँ कि कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 48 जमा किया और 100, यस यू कैन। ये इतना माइनर और इतना बेसिक काम है कि इसकी वर्किंग शो करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने ज़बानी करके आंसर निकाल लाते हैं, वी आर हैप्पी। मगर बस नसीहत ये है कि ये तो अभी छोटे मॉलिक्यूल है, इसमें तो मैं खुद यही कहूँगा कि अगर आप इस तरह से शो वर्किंग शो करने के बजाय वर्बल कर लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा आगे टाइम बचेगा। लेकिन आगे आपको भी अंदाज़ा होगा कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले थोड़े बड़े भी होते हैं, उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अंदाज से भी लिखे होते हैं, उसमें ज़बानी करने में गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब आप ये देखें कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा आइटम इन्वॉल्व है, तो बेहतर है ऐसे रफ में ही सही मगर इसी तरह से कर लिया ताकि कोई एटम मिस ना हो। अगर फॉर्मूले में से कोई एक एटम की तादाद गलत लिख दी या मिस कर दिया तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिर आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पहली एग्जाम्पल है, बस नहीं कर रहा है यहाँ पर, आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये आ गई और एग्जाम्पल कर लिए Na2SO4। अब फिर मैंने फॉर्मूला देखा और मैंने कहा इसमें Na, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है। तो अब Na के कितने आइटम है 2, सल्फर के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 4। अब बेशक आप इसी से देख लीजिए, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का तो 16 पहले भी आ चुका। तो सोडियम की वजह से हो गया टोटल मास 46, सल्फर 32, सोडियम 46, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 64। जब आप इन सबको जमा करेंगे योर आंसर इज 142। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स का मकसद ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अगर ये बात हमें आ जाए तो हम इसे आपसे भी करवाएंगे और इसे थोड़ी मुश्किल वाली भी एग्जाम्पल्स देंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप उनका मास निकालेंगे और कल जब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसी की बात आपसे करेंगे। तो ये है आपका होमवर्क और होमवर्क ये हो गया कि एटॉमिक मासेस भी हैं और ये मैं अभी स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा तो खुद ब खुद आपके पास आ भी जाएंगे।
अब एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि आप इन सब के मार्क्स निकालेंगे और आंसर्स आप अपने से शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपके आंसर्स कितने अच्छे हैं और किस किस ने सही किया है। फिर डेफिनेटली कल जब हम क्लास लेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, हम खुद बताएंगे, निकाल कर भी दिखाएंगे, ताकि किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। लेकिन जिसकी कितनी सही कर लेते हैं कितने बच्चे, इसका अंदाज़ा मुझे हो जाएगा। तो ये स्लाइड्स में भी आपसे शेयर कर लूँगा और ये काम आप करेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें मुश्किल वाले रहते हैं लेकिन इंशाल्लाह यहीं से आगे इसे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।